दोस्तों, सियासी चेहरे हैं और सियासी चेहरों के चुनाव का माहौल है। सियासी चेहरे हैं और चेहरों के पीछे भी कई चेहरे छुपे हुए हैं, कहीं नकाब छुपे हुए हैं, कहीं मुखौटे छुपे हुए हैं। और इन तमाम चेहरों के बीच और नकाब और मुखौटों के बीच असली चेहरा कौन सा है, इसमें शायद जनता जनार्दन भी धोखा खाती आई है या धोखा खा जाए। जी तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के 10 राज्यों में तकरीबन 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और झारखंड में मतदान की प्रक्रिया चल रही है 81 सीटों विधानसभा सीटों के लिए और प्रथम चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। महाराष्ट्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच जो 31 राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों सहित देश के 10 राज्यों में जो जिन 31 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हैं यानी बाई इलेक्शन हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित मानी जा रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, जिसपे सभी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, केदारनाथ विधानसभा सीट। जी तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। जो चेहरे वहां पे दिखें न दिखें, वो चुनाव के टाइम पे जरूर दिखते हैं और उसमें कितने चेहरे होते हैं और चेहरे के पीछे कितने चेहरे होते हैं, कितने नकाब होते हैं, कितने मुखौटे होते हैं और इन तमाम नकाबों मुखौटों के बीच और कितनी सतह सियासत होती है, सियासी पिच पर कितनी सतह सियासत खेली जाती है, कितना हकीकत होता है, अफसाना क्या होता है, सच और झूठ क्या होता है और क्या मुखौटे और नकाबों के बीच असली चेहरा कौन सा होता है। और इसमें जो सियासी जंग है, इसमें कितने सपने सब्जबाग होते हैं और कितने सपने सच बन के जनता के सामने यथार्थ में ग्राउंड जीरो पे उभर के सामने आते हैं। और इन सब के बीच, इन तमाम चेहरों के बीच, मुखौटों के बीच कहें या फिर नकाबों के बीच, वास्तविक चेहरों के बीच और इन सच और झूठ, असली और नकली, हकीकत और अफसाने जो होते हैं, उनके बीच आम जनता कहाँ खड़ी होती है, ये सवाल सड़क से लेकर संसद तक गूंजता है, रहता है। जी तो केदारनाथ बाई इलेक्शन को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज है और जनता भी खुलकर बोलने से शायद कतरा रही है, या फिर जैसे पहले भी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं कि क्या हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, कितना क्या अन्य मैं पहले भी बताया था कि अन्य क्षेत्रों में जहां सत्ता बदली, सियासतें बदली और तमाम पिछले 3 दशकों में बहुत सारी पार्टियों का उभार भी हुआ, अवसान भी हुआ, तमाम नए चेहरे आए, निजाम बदले, चेहरे बदले, नज़ारे बदले, आईने बदले, वक्त बदले, सितारे बदले, सत्ता बदली, सियासतें बदली, इतिहास बदला, हकीकत बदली, अफसाने भी बदले, लेकिन उत्तराखंड में जैसे कुछ बदलाव के लिए न तो उत्तराखंड की जनता तैयार है लगता है या फिर नेता भी तैयार नहीं है। जी वही चेहरे 90 के दशक में, 2000 में भी देखे आपने जब उत्तराखंड गठन हुआ, आज भी राजनीति में वही चेहरे हैं और शायद वो उनका लोभ और उनका जो सत्ता की कुर्सी होती है उससे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। भले ही वो 70-80 की उम्र भी पार कर चुके हों या 60 की 70-80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन सत्ता का मोह ऐसा है कि उस कुर्सी से चिपके रहना, चाहे उसके लिए कोई जोड़ तोड़ किया जाए, तिकड़मबाजी की जाए, साठगांठ की जाए, खरीद फरोख्त की जाए और पैसों का खेल खेला जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए और उसको बचाए, बनाए और लगातार बढ़ाए रखने के लिए लगातार तिकड़मबाजी और तमाम जोड़ तोड़, साठगांठ और सियासी चालें, सियासी कूटनीति चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदेशों में एक बार राष्ट्रपति चुनने के बाद राष्ट्रपति भी आम आदमी बन के रहता है। यहाँ एक विधायक, एक पंचायती राज व्यवस्था में जो चुना जाता है वो जीवन भर अपने को वही मान के चलता है, यानी पद ही उसकी पहचान बन जाती है और उसके लिए उस रुतबे को बनाए रखने के लिए वो लगातार जायज नाजायज, गलत सही तरीकों को नहीं देखता है, बस उसको किसी प्रकार से अपनी कुर्सी और सत्ता सियासत को
बचाए रखना है, उस पर चिपके रहना है, चाहे उसके बाद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें आगे बढ़ती रहें। वही चेहरे, वही उन चेहरों के पीछे कई चेहरे होते हैं, वो चेहरे समय काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बाहर निकलते रहते हैं, कभी नकाब बन के, कभी मुखौटे बन के। और उनका जो असली चेहरा है, वास्तविक जो चेहरा है, वो शायद उनको भी पता नहीं रहता है, उन जनप्रतिनिधियों को, और जनता को भी पता नहीं रहता है कि वास्तविक चेहरा कहाँ खो गया है। और समय काल परिस्थितियों के अनुसार कितने नए चेहरे, कितने नए नकाब, कितने नए मुखौटे ओढ़े गए, लगाए गए, और नए चेहरे और नए मुखौटों और आयनों के बीच और नए नए जो नकाब होते हैं, वो समय काल परिस्थितियों पर गढ़े गए, रचे गए, और उनका समय काल परिस्थितियों के अनुसार उपयोग भी किया गया। और जनता आज तक समझ नहीं पाई कि क्या हकीकत, क्या अफसाना, चेहरों के पीछे असली चेहरा है कौन, चेहरों के पीछे कितने चेहरे हैं, कितने चेहरों को नकाब बना के और मुखौटे बना के पेश किया जाता है। और इन तमाम नकाबों, मुखौटों और चेहरों, सच झूठ, सता सियासत, सपने सब्जबाग, हकीकत के बीच जनता भी राजनीतिक शून्यता और राजनीतिक विकल्पहीनता के चौराहे पे पहुंच चुकी है। जी, तो ये स्थितियां हैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में। उत्तराखंड में कुछ बदलाव के लिए तैयार आज तक हुआ नहीं, अब देखना बाकी है क्या बदलाव होता है, नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही यहाँ का जो सारा सियासी ताना बाना और सियासी समीकरण और सियासी पिच पे जो खेल खेला जाता है, वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट के रह जाता है, या उसी के इर्द गिर्द उसका ताना बाना बुना गया है, सिमट के रह जाता है, सिकुड़ के रह जाता है, या बिखर के रह जाता है, या संवर जाता है। ये जनता को तय करना, ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है कि ये उत्तराखंड संवर रहा है, सज रहा है, बिखर रहा है, या सिकुड़ रहा है। और इसमें कितना उन चेहरों को अस्वीकार किया जा सकता है जो लगातार सत्ता सियासत में रहने, जिनकी आदत बन चुकी है। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा है, जो बाइडन है, अभी वो भी सदा से चले जाएंगे। उससे पहले जॉर्ज बुश थे, ब्रिटेन के वो देखे होंगे, ऋषि सुनक हैं, उससे पहले भी जो तमाम लोग रहे हैं, जॉनसन हो गए, उसके बाद ऋषि सुनक हुए, वो इसके बाद आम आदमी बन के जीते हैं। वहाँ पे इतनी भूख नहीं होती है सत्ता सियासत में, पद रुतबे प्रतिष्ठा के लिए, कि जैसे भारत में होती है। मतलब एक बार कोई गांव का प्रधान भी बन गया तो जीवन भर प्रधान जी बन के ही रहना चाहता है वो। उसके लिए चाहे अपने बाद उसको अपना लड़का उठाना पड़े या लड़के की बहू उठानी। लड़का अगर आर्मी में है, नौकरी पेशा है, तो लड़के की बहू उठाएगा, और वो परंपरा चलती रहती है, वो राजनीति में भी चलती रहती है। और यहाँ तो ऐसा भी नहीं चल रहा, यहाँ तो वही चेहरे 90 के दशक में थे, जब हम उस समय आते थे, जब केदारनाथ विधानसभा बड़ी होती थी, केदार बद्री। उससे पहले पौड़ी संसदीय सीट तो हमेशा से रही है। उस समय आप देखते थे, उस समय कुछ चेहरे ऐसे हैं वो दिवंगत हो चुके हैं। उस समय चंद्र मोहन नेगी थे, सुदर्शन कटैत थे, ये लोग अब नहीं दिखते हैं, केदार सिंह फोनिया हो गए। लेकिन कुछ चेहरे उनके साथ तब भी रहते थे, चाहे चुनाव प्रचार में हो चाहे कुछ हो। जी, और आज भी वही चेहरे हैं, और वो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे बाद, हमारे वंश के बाद कोई बाहर का नया चेहरा आके यहाँ रहे। हालांकि देश के तमाम भागों में ऐसी स्थितियां नहीं। दक्षिण भारत में कई पार्टियां उभरी, कहीं अवसान हो गया, बिखरी भी कई पार्टियां बनी, कहीं सत्ता सियासत में नए चेहरे आए, युवा चेहरों को भी तरजीह दी गई, मौके दिए गए। महाराष्ट्र में आप देखें, कभी वहां कांग्रेस के कद्दावर नेता होते थे, शरद पवार, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। वहां पे जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी, वो 2-3 भागों में विभाजित हो गई। सबने अपने अपने उनके प्रतिनिधि हैं, अपने सांसद हैं, अपने विधायक हैं। दक्षिण भारत में ऐसे हुई, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, कभी वहां बहुत सारी पार्टियां वहां भी रही, समता पार्टी रही, उसके बाद जो तमाम पार्टियों का वहां भी दौर रहा। नई पार्टियां, बिहार में आप जेडीयू, आरजेडीयू, से पहले जॉर्ज फर्नांडिस, और पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का लगातार दबदबा, असम में असम गण परिषद से लेकर तमाम पार्टियां आती जाती रही, सबका जनाधार भी रहा अपने में। पंजाब में चाहे अकाली दल हो, आज आम आदमी पार्टी हो, सब जगह, जम्मू कश्मीर में है मुफ्ती मोहम्मद शहीद भी रहे, तो कभी फारूक अब्दुल्ला, वो भी क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं।
फारूक अब्दुल्ला भी रहे, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी भी वहां पे रही। तो उत्तराखंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे वही चेहरे भी वही हैं, आईने भी वही हैं। अब वो चेहरों के पीछे जो भी चेहरे हैं वो भी वही हैं। और हाँ, उनके झंडे डंडे लेकर और उनके झंडे डंडे लेकर प्रचार करने वाले चेहरे बदलते रहे हैं साल दर साल। उनका पता नहीं चलता है कि जो इस चुनाव में झंडे डंडे लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए सड़कों पे चलते हैं, जय जयकार करते हुए सड़कों पे चलते हैं, वो अगले साल कहाँ चले जाते हैं वो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि वो चेहरे वही रहते हैं, जो पुराने चेहरे हैं वो वही रहते हैं। वो हर बार चुनाव में आते हैं और इतना मोह उनको होता है कि टिकट मुझे ही मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, कितना जोड़ तोड़ तिकड़मबाजी जुगाड़ सांठ गांठ करनी पड़े, वो लगातार जारी रहते जी। तो केदारनाथ विधानसभा एक रहस्यमयी विधानसभा बन के रह जाती है कई बार, क्योंकि वहां पे जनता कुछ कहती कुछ और है, परिणाम कुछ और निकलता है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही भी ये चीजें सिमट के रह जाती हैं। यानी कबीरदास ने कहा है कि दो पाटों के बीच जैसे पिसता है ना, घुन पिसना वाली बात हो गई कि माया मिली न राम। दो पाटों के बीच में ऐसे पिसा कि न माया मिली न राम मिला। तो केदारनाथ विधानसभा की जनता का भी ऐसा ही कुछ हाल रहता है। उनका पता ही नहीं चलता वो चाहते क्या हैं, बोलते क्या हैं, करते कुछ क्या है। तो ये कमाल की विधानसभा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चेहरे होते हैं, चेहरे भी आज भाई आप देखें तो चेहरे भी वही हैं, चाहे उत्तराखंड गठन है उससे पहले भी हैं, वही चेहरे उन्हीं को रिपीट किया जाता बार बार। जनता, कई बार ऐसा लगा कि जनता पार्टियों से उकता गई है, ग्राउंड जीरो पे बहुत विरोध प्रतिरोध कर रही है, और नए चेहरों को, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य पार्टियों के हों, चाहे यूकेडी के हों, निर्दलीय हों, कुछ हैं। पहले वहां पे जनता दल भी रहती थी एक जमाने में, वहां सुदर्शन कटैत जैसे लोग रहते थे, मनमोहन नेगी वगैरह जो भी हैं, चंद्रमोहन नेगी, केदार सिंह पूनिया, तमाम चेहरे थे। कुछ राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े थे, कुछ उस समय जनता दल का, 90 के दशक में जनता दल का भी उफान था, राष्ट्रीय जनता दल का। उसके बाद जनता दल भी कई पार्टियों में टूट गई, आरजेडी, बीजेडी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और सपा बसपा, बहुत सारी पार्टियों में विभाजन हो गया जनता दल। लेकिन देश दुनिया में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, सियासतें बदल रही हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, और चेहरे भी बदल जाते हैं, निजाम भी बदल जाते हैं। लेकिन केदारनाथ विधानसभा सीट में कुछ नहीं बदलता, वही चेहरे रहेंगे, वही निजाम रहेगा, और वही जनता जनार्दन जो जमीन पे कहेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसके बाद वही उन्हीं पार्टियों को वोट देके और उन्हीं के साथ उनके हम प्याला निवाला बनने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि चुनाव के बाद 5 साल भले ही जनप्रतिनिधि और जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको टाटा बाय बाय करके 5 साल तक ग्राउंड जीरो पे दिखे ही नहीं, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, क्यों कहा जा सकता है। कई बार जनता जनार्दन का रोक ऐसे लगा, पिछले चुनाव में ही देखे हम, उस समय चुनाव में थोड़ा कबीर रहे भी, स्वास्थ्यगत परेशानियों के लिए कारण बहुत ज्यादा सक्रिय ना के बराबर हैं, लेकिन जब हम थोड़ा बहुत सक्रिय रहे ग्राउंड जीरो पे, हमने देखा एक दौर ऐसा था, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, पिछला दौर भी और उससे पिछला भी, कि जबकि 100% हम भी मान के चल रहे थे कि कुलदीप रावत चुनाव जीत रहा है निर्दलीय विधायक के रूप में। उस समय हम कई जगह गए, कई गांवों में गए, अन्य विधानसभाओं में भी गए हम, ऐसी बात नहीं। कर्णप्रयाग विधानसभा से लेकर अन्य जो भी है, वहां थराली नारायणनगर साइड से लेकर केदारनाथ, वो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र सीटों के भी कुछ गांवों में हम गए थे। तो केदारनाथ विधानसभा के गांवों में एक डंके की चोट पे कहा जा रहा था कुलदीप रावत जीत रहा है, लेकिन जब हम उसी गांव में हमने चुनावी रुझान के बाद स्थितियां देखी तो पता चल रहा है कि जिस गांव में 5000 वोटर थे, 4000 वोटर थे, 2000 वोटर थे, वहां से सबसे ज्यादा मत अगर किसी को गया तो वो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस बनाम भाजपा को ही गया है। ऐसा क्यों, ये सवाल जनता, ये मेरा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, ये जनता जनार्दन को तय करना है कि आखिर ऐसा है तो है क्यों।
क्यों कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मटके रह जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ग्राउंड जीरो पे कि हमारे सामने कोई विकल्प है नहीं, हमारे सामने कोई चेहरा है नहीं, हम क्या करें। तो मत दो ना, बाइकआउट करो भाई बोर्ड का। जब आपके सामने कोई चेहरा है ही नहीं, नोटा को वोट देकर भी कोई फायदा है नहीं, तो वोट ही मत दो ना। कौन आपको जबरदस्ती बोल रहा है। यदि आपकी आन बान शान पहचान की राह में अगर कोई चीज आ रही है, आन बान शान पहचान और स्वाभिमान के बीच में कोई चीज आ रही है, तो वोट ही मत डालो। जरूरी थोड़ी है। लोकतंत्र में रईस लोग तो वोट डालते ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता भाई। गरीब आदमी डालता। आपको जान के ताज्जुब होगा, भारत में वोट जो रईस आदमी सिर्फ प्रचार के लिए डालेगा, वो मीडिया में दिखाएगा अमिताभ बच्चन देखो मैंने वोट डाल दिया, उसका भी वो फायदा लेगा, सरकार से भी और अन्य जगहों से भी। जो सेलिब्रिटी आते हैं वो दिखाते हैं वोट, तो उसका वो फायदा लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो बड़े आदमी हैं, जो सुपर रिच क्लास है या हाई प्रोफाइल, पैसों से ही नहीं जो प्रतिष्ठा में भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो तो व्यस्तता के कारण वोट डालते ही नहीं है। उनका कोई क्या बिगाड़ लेता भाई। वैसे भी भारत में मतदान होता कितना है, 50-60% के बीच ही रहता है। इसका मतलब 40% लोग डालते ही नहीं है वोट। तो सवाल ये भी है भाई, कौन डालता है वोट। आपको जान के ताज्जुब होगा, गरीब, सबसे जो निचला गरीब तबका है और मध्यम वर्गीय है, जो अपर वो है मिडिल क्लास, वो भी कम ही वोट डालता है उसकी। और जो सुपर रिच क्लास है उनका तो कहीं राजनीति में बहुत ज्यादा वो रहता भी नहीं है, ना उनके पास टाइम रहता है। कौन डालता है? अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास या निचले तबके के जो बिल्कुल ही जिनकी दयनीय स्थिति है, वो लोग ज्यादा वोट डालते हैं। उनको वो क्यों डालते हैं? उनको पता रहता है चुनाव में फ्री का खाना, चाय समोसा मिल जाएगा कम से कम, और किसी को 1000-2000 या 500-200 मिल जाएंगे, इसलिए वो पोलिंग बूथ तक आते हैं। मैं बता रहा हूं ना, जो जिंदाबाद मुर्दा और जो झंडे डंडे गाड़ते रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता है। वो इस चुनाव में झंडे डंडे गाड़ के रहते हैं, वो अगले चुनाव में या तो किसी और पार्टी के झंडे डंडे लेके खड़े रहते हैं, या फिर वो चेहरे ही गायब हो जाते हैं। तो ये झंडे डंडे संभालना ही क्या जनता जनार्दन का वो रह गया है। कुछ का झंडे डंडे संभालना, कुछ का चुनाव प्रचार करना, कुछ का वो चाय समोसा या 1000-2000 की लालसा और लोभ प्रलोभन के चक्रव्यूह में फंसना, और इसलिए चुनाव पोलिंग बूथों तक जाना। क्या ये जनता की नीति नियति रह गई है? क्या जनता का भी यही मान सम्मान स्वाभिमान पहचान रह गई है? जी, कि वो चंद नोटों और चंद सिक्कों की खातिर ये सत्ता सियासत दान और उनके रहनुमा कारकुन नुमाइंदे तो चंद सिक्कों के खातिर, चंद स्वार्थों के, संकीर्ण स्वार्थों के खातिर और चंद रुपयों के खातिर इस जल जंगल जमीन को तो बेच ही रहे हैं। तो आम जनता भी क्या कुछ नोटों और कुछ पैसों के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए, आखिर जो आम जनता है वो क्यों वोट डालने जाए भाई? क्या लोकतंत्र में सिर्फ अधिकार वोट डालने का ही रह गया? बाकी इस लोकतंत्र का फायदा किसको मिला है? मैं आज से पूछता हूं आपको, किसकी सरकार है भाई? किसके लिए है? किसकी सरकार है? ये राजनीति किसके लिए है और किसको इसका फायदा मिला है? ये लोकतंत्र और संविधान किसके लिए है? किसको इसका फायदा मिला है? आजादी है तो है किसके लिए, किस रूप में, और इसका फायदा मिला तो मिला किसके लिए? आजादी के मतलब मायने क्या होते हैं? इसका फायदा मिला तो मिला किस सरकार, किसकी सरकार, किसके लिए सरकार, और किसने इसको लूट तंत्र, नोट तंत्र और वोट तंत्र में बदला? इतने साल गुजर गए, अभी इनकी स्थिति तो वही है। राजनेताओं का एक ही धर्म है, भ्रष्टाचार, अपने व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र और कुत्सित स्वार्थों को, यानी अपनी संपत्तियों को बढ़ाना, अपने पद कुर्सी को बचाए बनाए रखना, उससे चिपके रहना, चाहे उनके बाद उनके लड़कों को, उनके खानदानी उन्हीं को मिलता रहे, उससे चिपके रहना, और उसके लिए साठ गांठ जोड़ तोड़ तिकड़मबाजी करना, यही नेताओं का राजधन और भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, जालसाजी, तिकड़मबाजी, साठ गांठ, जुगाड़बाजी। इसको करने के लिए वो अपनी जल जंगल जमीन अपने ईमान धर्म उनका कुछ होता ही नहीं है भाई। आप देखो, कितने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाए जो चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनको बोला जाए कि चुनाव किस अधिनियम की, किस धारा के तहत लड़ा जाता है, उनको कोई पता नहीं। संविधान का मौलिक कर्तव्य किसमें है, मौलिक उद्देश्य क्या है संविधान के, जनप्रतिनिधियों के क्या कर्तव्य उत्तरदायित्व हैं, संविधान लागू ही
संविधान की जो शुरुआती दौर में आप पूछ दीजिए किस तारीख से संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो संविधान लिखने वाला कौन है कुछ पता नहीं। मैं तो बोलता हूं कि जो शुरुआत केदारनाथ से ही की, केदारनाथ में जो जनप्रतिनिधि उठे हुए हैं, चंद प्रत्याशी के रूप में उठे हुए, उन्हीं से आप सवाल करो क्या होता भाई बताओ। जो विधायक होते हैं वो कौन से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत विधायकों का चुनाव होता है, तो इसका मतलब यह है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में होता है, न्याय और कानून व्यवस्था क्या होता है भाई, न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका कुछ भी पता नहीं है उनको। इसका मतलब आप भारत में कानून, न्याय, संविधान, लोकतंत्र या तो थोपा गया है या झूठा लोकतंत्र है, या फिर लोकतंत्र और वास्तविक और इस झूठे और थोपे गए लोकतंत्र में जो ये तमाम नकाब और मुखौटे ओढ़ के कहीं चेहरों के पीछे कहीं चेहरे छुपाए हैं, इन्होंने वास्तविक लोकतंत्र और वास्तविक संविधान की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई हैं, उसको अब उस पर कुठाराघात किया है, उसका मखौल उड़ाया है, बल्कि वास्तविक लोक और लोकतंत्र दोनों की गला घोंटा है। और देश को आज चलते चलते जिस राह पे ये लोग ले गए हैं, 30-40 सालों में ये देश, भारत और भारतीय, उत्तराखंड और उत्तराखंडी बच भी पाएंगे, इनका अस्तित्व रह भी पाएगा, नहीं रह पाएगा, इसको सोच के बड़ी डरावनी तस्वीर सामने आती है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो भारत कभी कंबोडिया, जावा, सुमात्रा से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ? वो सिमटते 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 बहुत छोटा रह गया। और इसको किसने, अगर इसको इस वास्तविक लोकतंत्र को झूठे लोकतंत्र में किसने तब्दील किया? वास्तविक संविधान को, वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों को नकली और थोपे गए लोकतांत्रिक मूल्यों और थोपे गए संविधान और थोपे गई राजनीति में किसने तब्दील किया? इस राजनीति को और लोकतंत्र को और इस जो राजनीति है, लोकतंत्र और संविधान को आखिर किसने वोट तंत्र, नोट तंत्र और लूट तंत्र में तब्दील कर दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या जनता जनार्दन को सिर्फ इनके चक्रव्यूह में, इनके जो तिकड़मबाजी है, जुगाड़बाजी है, सांठ गांठ है, जोड़ तोड़ है, क्या जनता जनार्दन को सिर्फ इनके चक्र बुने हुए चक्रव्यूह में, मकड़ जाल में उलझे रहना, भंवर जाल में उलझे रहना ही क्या जनता जनार्दन का आदत बन चुकी है, वही उसकी नीति नियति बन चुकी है? या जनता जनार्दन ने ही वही सब कुछ बने रहना और अपने कर्तव्य और नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक न बनना, ये जनता जनार्दन ने ही स्वीकार कर लिया है कि राजनेता आके अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए, माफियाओं के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, कमीशनखोर, रिश्वतखोरों के लिए ही फैसले लेते रहे, उनके लिए ही ये संविधान है, उनके लिए ही सरकार है, उनके लिए ही राजनीति है। जहां जनता के सामने कोई और चेहरा होता है, कोई और मुखौटा होता, कोई और नकाब होता है और पर्दे के पीछे का चेहरा कुछ और होता है। और इन तमाम चेहरे, नकाबों और मुखौटों के बीच आम आदमी कहाँ खड़ा था पहले भी और आज भी कहाँ खड़ा है, ये आम आदमी को ही सोचना है। क्योंकि ये अब अल्टीमेटली फाइनली एक चीज हो चुकी है कि राजनेताओं का कोई न तो नैतिक धर्म होता है, न संविधान के बारे में इनको कोई लेना देना, न इनके कोई संवैधानिक कर्तव्यों से कोई लेना देना, न लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्यों से इनका कोई लेना देना। इनका तो वही है, एक दो चीजें हैं इनकी, एक तो व्यक्तिगत संपत्तियां बढ़ाना। भाई 3.5 लाख रुपए इनको वेतन मिल रहा है, वेतन भत्ते मिला के इन पे जितना खर्चा किया जाता है प्रत्येक महीने 30-40 लाख रुपए, चाहे इनका ड्राइवर हो, इनके खाने पाने, ठाट बाट, ड्यूटी कुछ नहीं है उनकी। भाई सरकारी कर्मचारी भी 10 बजे से 9 बजे से 5-6 बजे तक ऑफिस में रहता है, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। इनके लिए कुछ सत्र आते हैं, विधानसभा सत्र, उसमें गए तो गए, नहीं गए तो कोई जुर्माना नहीं होगा। इनके लिए कोई लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी तय नहीं है। तो फिर किसके लिए है ये सरकार? किसके लिए है ये लोकतंत्र? किसके लिए है संविधान? किसके लिए है ये राजनीति? आम आदमी के लिए? भूल जाइए जी, नहीं, आम आदमी के लिए नहीं है। ये सिर्फ सत्ता सियासतदानों, उनके नुमाइंदों, कारकुनों, कारिंदों, मंत्रियों, संतरियों या उनके चहेते नौकरशाहों और उसके साथ उनके साथ जो पर्दे के पीछे से गठजोड़ बना के भ्रष्टाचारी माफिया, किसी प्रकार की माफिया हों, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, शराब माफिया हो या भर्ती माफिया हो, निर्माण माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, भवन माफिया हो, भू माफिया हो, उनके लिए ये भारत स्वतंत्र हुआ है। उन्हीं के लिए ये इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह
और अशफाक खां जैसे तमाम, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नाना पेशवा बाजीराव से लेकर नाना साहब, तमाम लोगों की कुर्बानियां दी उन लोगों ने, और उनकी लाशों के ढेर पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर नेता, मंत्री संतरी, भ्रष्टाचारी और इनके जो चमचे होते हैं और इनके जो सियासी और कॉरपोरेट मित्र होते हैं, वो पर्दे के आगे से भी और पर्दे के पीछे से भी, उन्हीं के लिए ये राजनीति भी है, उन्हीं के लिए ये लोकतंत्र भी है, उन्हीं के लिए ये संविधान भी है, जो कि थोपा गया झूठा हुआ लोकतंत्र और संविधान इन्होंने बना दिया है। इसको लूटतंत्र, वोटतंत्र और नोटतंत्र में अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों के लिए बदल दिया है। और आप इस चक्रव्यूह में बरसों से रहे हैं, इस भंवर जाल और भ्रम जाल में, इस मकड़ जाल में, लेकिन आप यहां से निकलना ही नहीं चाहते हैं। जनता तो कोई करे तो करे क्या? जनता के सामने विकल्प हैं, वोट न डालें भाई, बाइकआउट करें। अभी नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 600 जगहों पे, पोलिंग बूथों पे लोगों ने वोट ही नहीं दिया, हजारों लाखों लोगों ने। उन्होंने कहा कोई भी कैंडिडेट हमारे मन माफिक है नहीं भाई, हम करें। तो मत डालें ना, पोलिंग बूथ तक जाना आपका जरूरी है क्या? आपकी न जाने से कितना कुछ फर्क पड़ जाएगा। और आपके सामने जब जनप्रतिनिधि 5 साल आते ही नहीं है, फिर 5 साल बाद आते हैं, तो आप क्यों उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि आप कहां थे भाई, आपने क्या किया है, बताओ ना। आप एक भी ऐतिहासिक चीज बताओ, एक भी मील का पत्थर आपने गड़ा हो, एक भी ऐतिहासिक काम आपने समग्र, समावेशी और सतत विकास के लिए एक भी आपने ऐतिहासिक काम किया हो, एक भी आपने रचनात्मक काम किया हो, एक भी आपने एक महान काम किया हो, गिनाओ ना। क्यों जनता पूछती नहीं है? ये भी सवाल है। तो सवाल कहीं है, नकाब भी कहीं है, चेहरे भी कहीं हैं, और चेहरों के पीछे तमाम चेहरे हैं। इनमें कौन सा असली चेहरा है वो कभी सामने आ ही नहीं पाता है, या असली चेहरे की पहचान ही नहीं होती है, या तमाम नकाबों और मुखौटों के बीच और सच झूठ के बीच जनता शायद भ्रमित है। जनता इस भंवर जाल और भ्रम जाल ऐसे बुना गया है, मकड़ जाल, की इसमें जनता को उलझाए रखना ही साल दर साल ये सत्ता सियासतदानों की यही नीति बन चुकी है। और भ्रष्टाचार और संकीर्ण स्वार्थहीन के आचार, विचार, नीति, संस्कार और व्यवहार बन चुका है। और जनता को इन सब पार्टों के बीच पिसना, घुन की तरह पिसना ही जनता की आदत बन चुकी है। क्योंकि जनता का विवेक, स्वाभिमान जागेगा तो निश्चित रूप से जनता इन चीजों का बहिष्कार करेगी। भाई ये लोकतंत्र है ही नहीं वास्तविक लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में आप जी रहे हैं। वास्तविक लोकतंत्र की परिभाषा होती है समता, न्याय, निष्पक्षता, विकेंद्रीकरण। ये वास्तविक लोकतंत्र की पहचान होती है। और इसमें क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है? आपको जान के होगी, बजट जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया? एक बजट, छोटी सी बात से हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, बजट किसके लिए बनाया जाता है? आपको पता है भारत में आम आदमी पे लगने वाले टैक्स वहीं के वहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता तो ऐसी मूर्ख सोई हुई जनता है कि इसको कैसे जगाए। कॉरपोरेट टैक्स अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए, माफियाओं के लिए इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स घटा दिए हैं कि उन पे दबाव कम पड़े साहब। वो जितना अपना धंधा चलाते रहे, अपने जायज नाजायज धंधे, लेकिन उनको टैक्स में कटौती, कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना बजट में, वो लगातार कम किया जा रहा है, बहुत कम किया जा रहा है। लेकिन आप पे लगने वाला टैक्स है, आपको जान के ताजुब होगा, वो बढ़ता गया है लगातार। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी टैक्स है, जीएसटी कम हुआ नहीं हुआ, उसकी स्लैब कम हुई, किसी में रियायत मिली नहीं मिली साहब। तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को और माफियाओं को आपने क्यों सुविधाएं, रियायतें, वो बैंक से बिना कुछ खास गारंटी के अरबों खरबों रुपए कैसे निकाल देते हैं भाई? उनको क्यों सिर्फ 2-3% ही टैक्स में आपको करोड़ों अरबों के बैंकों की तिजोरियां खुल जाती हैं, और आम आदमी के लिए 5,000, 2,000, 10,000 लेना भी क्यों मुश्किल हो जाता है? और क्यों उसी पे उसको इतना ब्याज चुकाना पड़ता है कि उसके किसानों को तो आत्महत्या करनी पड़ते हैं। प्रत्येक दिन भारत में 20 से 22 किसान आत्महत्या करते हैं बैंकों के कर्ज तले, चाहे वो 1,000 रुपये का ही कर्ज है। उसके लिए आप आदमी उसको 50 बार नोटिस भेज देते हो और आदमी भेज देते हो, कर्मचारी, पुलिस भेज देते हो आप आम आदमी के दरवाजे पे। और जो आपके कॉर्पोरेट मित्र हैं, ना सिर्फ आपने उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट जो जीएसटी है वो कम किया है, बल्कि उसका बर्डन भी आम आदमी पे ही डाला है। उनको आपने तमाम रियायतें देके, अगर वो बैंकों का भी अरबों खा जाते हैं
जनता का भी, निवेशकों का भी अरबों खरबों खा जाते हैं। तो आपने उनको एक आसान राह दे रखी कि आप अपने को डिफॉल्टर घोषित करो। अब आपको विदेश भागने की, विजय माल्या या मेहुल चौकसी या उनकी तरह विदेश भागने की, ललित मोदी की तरह विदेश भागने की जरूरत नहीं है। IBC एक इन्होंने कोड बना रखा है, एक कानून बना रखा है, इंडियन बैंकरप्ट कोड। तो उसमें आप अपने को डिफॉल्टर घोषित कर दो, आपकी संपत्तियां कब्जाई जाएंगी लेकिन आप बरी हो जाओगे, चाहे आपने कितने ही घपले घोटाले क्यों न किए। जी, तो यही स्थितियां रहती हैं इन लोगों के लिए। कोई राजधर्म नहीं है इनका, कोई इनका न तो इनका राजधर्म है, न इनका कोई व्यक्तिगत मोरल है। इनका एक ही है, तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब धन की अति पूजा होती है तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। भारत कल को बर्बाद हो जाए 20-40 साल बाद, ये तो विदेश भाग जाएंगे ना। इन्होंने अपने लड़कों को झंडे डंडे, वो इनके लड़के नहीं होते हैं झंडे डंडे लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले या जय जयकार करने वाले। इन्होंने तो अपनी सारी स्थितियां विदेशों में फिट कर रखी है, संपत्तियां जोड़ रखी हैं, नागरिकताएं ले रखे हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने आगे पीढ़ी को वहां सेटल कर दिया है। और इस देश को एक क्या कह सकते हैं, एक तबाही के और बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया है, या एक मौत मरने की स्थिति में छोड़ दिया है, या छोड़ने वाले हैं। भाई कितना बचा हुआ है भारत इन लोगों के, इन नेताओं के, और इन जो भीतरघाती होते हैं आपस में जो इस प्रकार की साजिशें, षड्यंत्र, जोड़ तोड़, सियासी तिकड़मबाजी, सांठ गांठ पे जो हमारा लोकतंत्र टिका हुआ, झूठ फरेब, दिखावे, छलावे, मुखौटों और नकाबों पर जो ये लोकतंत्र और संविधान का ताना बाना इन्होंने बुना है, और सत्ता सियासत की पिच जो बनाई है, उस पे जो खेल खेला जाता है, उस खेल से ही भारत पहले भी बर्बाद हुआ है, कई टुकड़ों में बटा है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मेरे पे व्यक्तिगत मत लीजिए आप। भारत कभी बृहत्तर भारत हुआ था, भारतवर्ष हुआ करता था, आर्यावर्त हुआ करता था, बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, कंधार, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान से लेकर और यूनान, फारस की खाड़ियों से लेकर और कभी जो कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक और चीन, मंगोलिया तक जिसकी विजय पताकाएं फहराती थी, आज क्या हो गया? किसके कर्मों के कारण, किसके दुष्कर्मों के कारण, किसके कारण आज ये भारत सिमटते सिमटते, बिखरते बिखरते बहुत छोटे स्तर पर पहुंच चुका है। और स्थिति ये है कि आगामी सदी में भारत और भारतीयत रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, ये सवाल है। सवाल उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड के जो हाल इन्होंने 24-25 सालों में किए हैं, मैं बताता हूं, शहीद कोई और हुए उत्तराखंड के लिए, लाठियां गोलियां किसी और ने खाई, बच्चे बूढ़े जवान जिनके जो बर्बाद हुए इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए, वो कुछ और थे। और जो सियासी चेहरे हैं मलाई खाने वाले, वो कुछ और हैं। और तो और छोड़िए आप, कहीं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी ऐसे बन के पेंशन ले रहे हैं जो कहीं आंदोलन में खड़े ही नहीं थे। आप बताइए ना, अगर आप 90 के दशक से पहले पैदा हुए हैं, उसकी गवाह रहे हैं, तो उत्तराखंड आंदोलन में तो हम लोग खुद शामिल रहे। कोई भी चेहरा उनमें से वो नहीं है जो आज के दौर में आपको देखेंगे मंचों पे 2 दिखते हैं, बैनरों पे फ्लैक्स और जो चुनावी प्रचार प्रसार के सारे ये जो चुनावी बिसातें बिसाई जाती हैं, और बड़े बड़े होर्डिंग्स और ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया के द्वारा ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। इनमें से कितने चेहरे हैं उत्तराखंड के? एक छोटी सी बात, उत्तराखंड के चेहरों से ही शुरुआत की थी। राजनीति में, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, राजनीति में जो चेहरे जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं पिछले 30 सालों से, 20 सालों से उत्तराखंड राज्य में, बार बार वही उन्हीं को टिकट दिया जाता है, बार बार वही चेहरे हैं, बार बार जनता उन्हीं को वोट देती है। उनमें से कौन सा चेहरा था बताओ आप जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पौड़ी में डंडे खा रहे थे, श्रीनगर में डंडे खा रहे थे, मसूरी में डंडे खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, खटीमा से लेकर सितारगंज से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर और मुजफ्फरनगर कांड जब पराकाष्ठा पे पहुंच गया था, जब आप लाठी डंडे खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, पुलिस से पिट रहे थे, उस समय इनमें से कौन से चेहरे आपके बीच में थे? बीच में लाठी डंडा गोली खाना तो छोड़ो, आपके बीच में भी इनमें से कोई चेहरे थे? जी नहीं, हम उस चीज के गवाह रहे। तो ये देश ऐसे ही बन चुका है
इस देश को ये साधने और संवारने की दिशा में नहीं है, मथने की दिशा में ही नहीं है, बल्कि इस देश को अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की खातिर इस देश को जबरदस्ती मनमाफिक तौर से हाँकना और इसमें भेड़ चाल बना के, यानी गधे बना के आम जनता को पीसना घुन की तरह, और आम जनता को भी उसी प्रकार से भेड़ चाल और इनकी भेड़ चाल में, इनके भंवर जाल, भ्रम जाल में और मकड़ जाल में और इनके चक्रव्यूह में, राजनीतिक स्वांग के चतुर्व्यूह में पीटना इन जनता की नियति बन चुकी है। और अगर ये सब चलता रहा तो इसके दुष्परिणाम अभी जो देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा आपको आने वाले 30-40 सालों में देखने को मिलेंगे। जी, उस समय शायद हम रहें न रहें, लेकिन हमारी ये बातें उस समय भी प्रासंगिक रहेंगी, पहले भी प्रासंगिक थी, जब भारत बढ़ते बढ़ते करते करते इतना छोटा रह गया, और ये बातें आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगी। और तब लोग बोलेंगे आखिर भारत, वास्तविक भारत है तो है कहां, वास्तविक भारतीयत है तो है कहां, वास्तविक भारतवासी हैं कहां, है तो है कहां। ये तो सिर्फ गुंडे, बदमाशों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का, कमीशनखोर और रिश्वतखोरों का भारत बन चुका है। तब आप ढूंढते रह जाएंगे कि असली उत्तराखंड है कहां, असली उत्तराखंड वासी है कहां। और तब शायद सोचने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा, और सोचेंगे भी तो कुछ करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि पानी तब तक ऐसा सर से ऊपर चढ़ चुका होगा कि आप घुटन के कारण दम तोड़कर या तो मरने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप उनके निवाले पे, उनकी फेंकी हुई रोटी पे, उनकी फेंकी हुई भीख पे पलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जैसे तैसे आपको सत्ता सियासतदानों की, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं और अपराधियों की जो जुगलबंदी है, रिश्वतखोरों और कमीशनखोरों की जो जुगलबंदी है, या गुंडे बदमाश की चांडाल चौकड़ी की जो जुगलबंदी है, उनके निवालों पे, उनकी भीख की रोटी पे पलने पे आप मजबूर हो जाएंगे, चाहे ताकि किसी तरह से आप अपना आन बान शान स्वाभिमान पहचान खोकर सिर्फ उनके निवालों पे जिंदा रहने के लिए और जिंदगी काटने के लिए मजबूर रह जाएं। यही कुछ बाकी रह जाएगा। तो ये सोचना बाकी है। तो केदारनाथ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, और केदारनाथ की जनता को तो भैया हम भी नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वही जाने। बाकी हमने तस्वीर बता दी है, क्या तस्वीर है, क्या तदवीर है, क्या हकीकत है, क्या अफसाने हैं, क्या मुखौटे हैं, क्या चेहरे हैं, क्या चेहरों के पीछे कितने चेहरे हैं, उनमें वास्तविक चेहरा कहाँ छुपा हुआ है, उसकी पहचान कैसे हो पाती है। और आईनों, मुखौटों और नकाबों के बीच जनता कहाँ खड़ी है, सच झूठ और सपनों और सब्ज बागों के बीच जनता कहाँ खड़ी है, ये जनता को ही तय करना है। और कुछ क्षेत्रों में जनता तय भी कर रही है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्टों में तो चुनावों का ही बाइकआउट कर दिया भाई। और देश के जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, सुपर रिच क्लास है, वो तो वोट डालने ही नहीं देती है, जाती है। कई लोग तो बोलते हैं योग्य कैंडिडेट है ही नहीं, हम नहीं डालने भाई वोट। पर पहाड़ों में तो भेड़ चाल है ना, उनको जागरूकता तो है नहीं। अन्य चीजों के लिए जागरूकता जरूर होगी कि पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसकी जागरूकता तो सबको रहती है। दूसरे पे उंगली उठाने के लिए संकीर्ण जागरूकता कह सकते हैं इसको। संकीर्ण सोच तो जनता की खूब रहती है कि पड़ोसी ने क्या बनाया, किस चीज की छौंक मरी, उसके अंदर कमरे में क्या बातें हो रही थी, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसमें तो नजर रहती है। लेकिन इन पे कौन मॉनिटरिंग करेगा, सत्ता सियासतदानों पे कौन नजर रखेगा। भाई तुम्हारे जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन, तुम्हारी आन बान शान पहचान स्वाभिमान सब इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके प्रति तुम कब सजग होंगे, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। बस ये होता है कि मैंने भी वोट दीदी तुझे भी दी, तू जानी कि नहीं हूं तो भी दे बै जी दीदा बोला तुझे भी वोट दे ली, देखना नहीं। ये शान समझते हैं, ये उंगली पर दिखा दिया हमने, ये हमारी शान है। बाकी तुम्हारी वास्तविक शान स्वाभिमान आन बान शान पहचान सब इन्होंने भले ही खत्म कर दी हो। तुम्हारे जल जंगल जमीन प्राकृतिक भौगोलिक सब संसाधन इन्होंने भले ही खत्म कर दिए हो, लेकिन ये चाहिए ना, यहाँ पे निशान चाहिए आपको। बस उसी निशान को ही अपना अधिकार मानिए, वही तुम्हारा अगर स्वाभिमान है तो पिसो भाई, हमें क्या जा रहा है। चुपचाप इस उत्तराखंड की भी मौत का तमाशा देखते रहो, और भारत की भी मौत का तमाशा देखते रहना। 20-40 सालों में और अगली सदी में क्या स्थितियां होंगी वो खुद देखते रहना। और तब शायद देखने, करने, धरने के लिए, सोचने के लिए भी कुछ होगा नहीं।
क्योंकि तब न भारत वास्तविक भारत होगा, न वास्तविक भारतवासी कहीं रह पाएंगे, न वास्तविक उत्तराखंड होगा, न कहीं वास्तविक उत्तराखंड रह पाएंगे। रह जाएगा तो बस ये चुनाव लोकतंत्र का तमाशा और लोकतंत्र पर तमाचा बनकर रह जाएगा। आज भी ये लोकतंत्र का तमाशा और तमाचा ही है जो चुनाव होते हैं। और इस तमाशे में कहां आम जनता एक तमाशबीन बन के ही रह जाती है, आम जनता का ही तमाशा बनाया जाता है। आम जनता ही घुटती पिसती है, ये आम जनता को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये मीठी मार होती है। और ये लोकतंत्र का महापर्व होता है या लोकतंत्र ही लोकतंत्र से बाहर होता है। आम जनता के लिए ये लोकतंत्र का महोत्सव होता है या आम जनता ही लोकतंत्र के चौखट से बाहर होती है। ये सवाल सड़क से और संसद तक गूंजता रहता है, गूंजता रहेगा। और इन तमाम सवालों के बीच और तमाम सवालों के अक्स में आईनों में आप देखेंगे कितने चेहरे हैं, कितने मुखौटे हैं, कौन तमाशा बनाया जाता है, किसका तमाशा बनता है, इस तमाशे से किसको फायदा होता है, कौन तमाशबीन रहते हैं और किसको तमाशबीन बनाया जाता है। और चेहरों पे चेहरे, कितने चेहरे और मुखौटे, कब चेहरों पे कई चेहरे ओढ़ के वो चेहरे मुखौटों में और नकाबों में तब्दील होकर जनता जनार्दन की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहें, साजिशें रटते रहें। साजिश, षड्यंत्र, तिकड़मबाजी, जोड़ तोड़, साठ गांठ, इसी के इर्द गिर्द सियासत सिमट के रह जाती है। और इन तमाम षड्यंत्रों, साठ गांठ, झूठ, फरेब, भेड़ तंत्र, लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, सियासी जोड़ तोड़, तिकड़मबाजी, साठ गांठ, इसके बीच जनता को किस प्रकार से उलझाया जाता है, भटकाया जाता है, भ्रमित करके कैसे फंसाया जाता है और कैसे उनको राजनीतिक शून्यता और राजनीतिक विकल्पहीनता के चौराहे पे लावारिस छोड़ा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सोचिए जरूर, आपके मन माफी का अगर कैंडिडेट है नहीं तो मेरा केदारनाथ की जनता से, विधानसभा क्षेत्र से भी, और 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं या कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है, अगर आपकी पसंद का कोई कैंडिडेट है नहीं तो चुनाव वोट ही मत डालो भाई। ये दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये दिखाने से तुम्हारा कोई आन बान शान स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो दिखाने के चक्करों में, दिखावे के चक्करों में खत्म ही होगा, खत्म हो ही रहा है। ये लोकतंत्र संवर रहा है, सज रहा है या फिर बिखर रहा है, सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है, ये आपको सोचना है। ये सवाल आज बहुत ज्वलंत हो चुका है। 20 साल पहले आशाएं थी, उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी कि आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा। जब भारत आजाद हुआ उस समय भी बड़े जोश खरोश था जनता में, क्योंकि ऐसे ही सपने सब्जबाग बताए गए थे उस समय भी कि भारत बदलेगा, 10 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, गरीबी हटेगी, भ्रष्टाचार हटेगा, देश का समग्र समावेशी विकास होगा, हर आदमी, हर परिवार का विकास होगा, प्राकृतिक संसाधनों का, भौगोलिक संसाधनों का संरक्षण संवर्धन होगा, भारत में लघु सूक्ष्म मझोले उद्योग बढ़ेंगे, भारत में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों में होगा, भारत के आम आदमी को स्किल्ड किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और उसकी योग्यता के अनुरूप उसको रोजगार विकास की ओर उन्मुख किया जाएगा। क्या हुआ? इनमें से कुछ हुआ आज तक? ये देखो। तो आप क्या कहेंगे फिर? सवाल चलते चलते वही है। आप देखिए कि आप इन चेहरों, मुखौटों के बीच में और नकाबों के बीच में, सच झूठ के बीच में और सियासी पिच पर सपनों और सब्ज बागों की और हकीकत और अफसानों के बीच में आप कहां खड़े पाते हैं अपने को? खुद सोचिए। हमारे कहने पे भी मत चलिए। ये मेरा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन है नहीं, ये देश की एक तस्वीर रखी मैंने, क्षेत्र की एक तस्वीर आपके सामने रखी, जो कि वक्त की पुकार भी है, जनता की भी पुकार हो न हो, लेकिन समय काल परिस्थितियों की पुकार भी है, वक्त की नजाकत है, समय का तकाजा है, वक्त भी है, दस्तूर भी है। समझिए, सोचिए, पहल कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी है। और इससे आगे जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, इसके बाद कुछ करने धरने के लिए भी कुछ है नहीं। एक स्थिति होती है, एक पॉइंट होता है जहां तक आप संभल सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है उसके बाद बदलाव के कोई अवसर नहीं रह जाते हैं, संभलने के कोई अवसर नहीं रह जाते हैं। तो सबसे अपील वही है, पहले तो आप अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अच्छा कैंडिडेट है नहीं तो आप भाई किसी को वोट मत डालिए। आपके वोट डालने से कोई आप 30 मार खा नहीं बन जाओगे।
क्योंकि ये जो राजनीति और धर्म का नाम पे यहाँ पे जो विभाजन चल रहा है भारत में, या राजनीति और धर्म को जिस प्रकार से धोखाधड़ी, धंधा, पाखंड और आस्थाओं के साथ जिस प्रकार से आडंबर और जनता के साथ जो स्वांग रच के और जनता की भावनाओं से जो खिलवाड़ करके बार बार, इससे कुछ होने वाला है नहीं। देश अमृतकाल के दल कहेंगे आप, वास्तविक अमृतकाल है ये नहीं है, ये आपको खुद सोचना है। वास्तविक लोकतंत्र है नहीं है, ये आपको खुद सोचना है। वास्तविक संविधान है नहीं है, ये आपको खुद सोचना है। वास्तविक जो विकास है वो है नहीं है, ये भी आपको खुद सोचना है। भारत राम राज्य में है, वाकई में भारत राम राज्य की स्थिति में पहुंच चुका है या नहीं, ये भी आपको सोचना है। और भारत की दशा और दिशा, नीति नियति किस दिशा में जा रही है, कौन ले जा रहा है, कौन किस रूप में कहां खड़ा है, और आम आदमी कहां पहले भी खड़ा था, उसके साथ क्या होता है। छल छलावा, दिखावा, षड्यंत्र, साजिशें, तिकड़मबाजी, जोड़ तोड़, सांठगांठ, क्या यही सब चलता रहेगा? और आप मूक दर्शक बनकर, तमाशबीन बनकर या खुद तमाशा बनकर ये सभी देखते झेलते रहेंगे। यानी आप तमाशबीन भी आप खुद होंगे, तमाशा भी आप ही का बनाया जाएगा। ये दिलचस्प स्थिति होगी कि तमाशा भी आप ही का बनाया जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, और तमाशबीन भी आपको ही बनाया गया। इसी पे टिका क्या ये लोकतंत्र है? आजादी मिली है तो मिली किसी है, राजनीति है तो है किसके लिए भाई? आप पिछले 70 सालों में देखिए, 75 सालों में देखिए, सरकार किसके लिए है, कौन चला रहा है इस सरकार को, पर्दे से पीछे से भी किसके लिए है, और उसको फायदा किसको मिला है? भारत की आजादी का फायदा किसको मिला है? किसके लिए ये आजादी? और आजादी की, इस आजादी के मतलब मायने हैं क्या? क्या वास्तविक आजादी है ये या नहीं? उत्तराखंड के लिए शहादतें किसने दी? क्या ये वास्तविक उत्तराखंड बनने की दिशा में अग्रसर है कि नहीं है? इस उत्तराखंड के लिए शहादतें, कुर्बानियां देने वाले कौन थे, और उन शहादतों के पीछे, उनकी लाशों पे, उनकी कुर्बानियों के ढेर पर बैठ के अपने राजनीतिक संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित स्वार्थों की राजनीति चमका कौन रहा है? कौन इन राजनीतिक रोटियां से? सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम, ये कोई मेरा व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई मेरे पे मुझे निशाने पे लेता है, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जो सृष्टि के हित में है, चराचर सृष्टि के हित में है, वही बात मैं करता हूं। और चाहे निशाने पे मुझे लिया जाए, ये सिर्फ निशाने पे मैं ही नहीं हूं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद निशाने पे तो लोक ही रहता है, लोकतंत्र ही रहेगा। और वास्तविक लोकतंत्र, वास्तविक आजादी के खोज में आप कब तक इनके नकली लोकतंत्र और नकली आजादी के भटकाव में भटकते रहेंगे? इनके भ्रम और भ्रमजाल और मकड़ जाल के चक्रव्यूह में कब तक उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे? आपको ही सोचना है। हम बोल रहे हैं, हमारा बोलने में मेरा बोलने में व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे बचपन से ऐसी प्रवृत्ति रही है कि कुछ गलत हो रहा है भाई, उसका हमने विरोध करने की कोशिश की है, और करते हम बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण थोड़ा इस प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन बुरा जरूर लगता है अगर कुछ हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, मेरा कोई संकीर्ण स्वार्थ नहीं है, क्षुद्र स्वार्थ नहीं है, निकृष्ट और कुछ स्वार्थ नहीं है, जैसे इन राजनेताओं के हैं, इनके नौकरशाहों के, इनके कॉरपोरेट मित्रों के हैं, और इनके साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के हैं, कमीशन खोरों, रिश्वतखोरों के हैं, या दलालों के हैं, या इनके चमचों के जो राजनीतिक संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थ हैं। ऐसा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई। लेकिन टीस उठती है, बुरा लगता है, हालांकि उसके कारण हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, झेलना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई गुरेज नहीं। लेकिन जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो अभी योगी साहब बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कहा भाई बांटने वाले कौन हैं? फिर बटा ही है भारत, आज तक कहाँ क्या हुआ है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भाई, एक रहा ही कहाँ है भारत? मैं बताओ ना, जब 712 ईस्वी में सबसे पहले मुसलमानों का आक्रमण हुआ था सिंध पर, जो कि पाकिस्तान में है, और राजा दाहिर था उस समय, उसका साथ किसने दिया? जब सिकंदर यहाँ आक्रमण कर रहा था, राजा पुरु, उसके साथ किसने दिया? बल्कि पुरु के विरोध में ही
सिकंदर का सपोर्ट किया लोग। पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, महाराणा सांगा लड़ रहा था, छत्रपति शिवाजी लड़ रहा था, राणा रणजीत सिंह लड़ रहे थे, पेशवा बाजीराव लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लड़ रही थी, और कहीं ऐसे गुमनाम लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर, अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर लड़ा। उनका साथ कितने उन्हें दिया, बल्कि साथ देने के बजाय अपनों ने ही उनके साथ बगावत करी। इसीलिए 1000 सालों तक ये देश को जिसने चाहा जब चाहा उसको रौंदा, खूब लूटा पीटा, चाहे वो चंगेज खां हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, या गजनी हो, या फिर वो नादिर शाह हो, या अहमद शाह अब्दाली हो, अंग्रेज हो, किसी ने भी हो। जो बृहत्तर भारत था, भारतवर्ष आर्यवर्त था, वो सिमटते सिमटते यहाँ पहुंच गया। तो कटेंगे तो बटेंगे, किसने कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है? निश्चित रूप से सत्ता सियासतदान, उनके नुमाइंदे, उनकी कुछ लोगों की कुत्सित संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थों और कुत्सित क्षुद्र और संकीर्ण राजनीतिक खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, पूरे समाज को भुगतना पड़ा। और सवाल यह है कि उस समय भी ये देश के जो समाज, हमारा समाज है, जो हमारे नुमाइंदे, हमारे जो जनता जनार्दन है, वो उस समय भी तमाशबीन नहीं बनी रही या खुद तमाशा बनी रही। जब अंग्रेज और अफगान मुगल तुर्क ने भारत को खूब लूटा पीटा, उस समय भी जनता शायद तमाशा और तमाशा बन के, खुद ही तमाशा बन के तमाशबीन भी बनी रही, अपने ही तमाशे का तमाशा देखने के लिए तमाशबीन भी बनी रही। आज भी वही हाल है। आज वो अफगान तुर्क मुगल अंग्रेज हैं नहीं, लेकिन उनके नुमाइंदों के रूप में यही कुछ लोग जो चंद सिक्कों के खातिर, चंद रुपयों के खातिर और अपने चंद संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों के खातिर इस देश को और अपनी मातृभूमि को, अपने माँ बाप, अपने मातृभूमि को बेचने के लिए तैयार हैं। आज भी वो लोग हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं। तो उनको सबक कौन सिखाएगा? कौन बांट रहा है देश को? किसने इस बड़े देश को, जो कभी जिसकी विजय पताकाएं पूरे एशिया और यूरोप तक फैलती थी, किसने इसको बांट बांट के इतना छोटा कर दिया? और किसने आज ये सवाल कर दिया कि आगामी बढ़ते बढ़ते ये देश अगर 30-40 सालों में, अगली सदी में भारत, वास्तविक भारत और भारतवासी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, असली उत्तराखंड, असली उत्तराखंडी भी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, असली गढ़वाली और वास्तविक गढ़वाल भी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, वास्तविक कुमाऊं और वास्तविक कुमाऊनी भी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, वास्तविक हिमालय, वास्तविक पर्यटन और तीर्थाटन भी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये कहीं बड़े सवाल हैं जिनके तात्कालिक रूप से भले ही परिणाम बहुत बुरे न दिखाई दें, लेकिन दूरगामी रूप से बेहद बुरे परिणाम इसके होंगे, ये सोचना बाकी है। तो बहरहाल आपके चुनाव का जो सियासी माहौल पूरे देश में चल रहा है, उसमें आपके सामने योग्य कैंडिडेट हैं तो वोट दो, नहीं है तो लोकतंत्र में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार होता है, आपको राय जीने का भी अधिकार होता है, और आपको बहुत सारे राइट्स हैं। आप वोट डालें न डोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास आर्गुमेंट है, आपके पास उस चीज का एक एटीट्यूड भी रहता है, एक इंटेंशन भी रहती है कि भाई हमारे सामने कोई एक विकल्प भी रहता है कि हमारे सामने जब कोई विकल्प है ही नहीं, सारे वही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तो दाल काली नहीं पूरी, दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है, तो हम चुने किसको भाई? हम नहीं दे रहे हैं वोट। या तो ऐसा कीजिए, योग्य कैंडिडेट है तो उस पर दांव लगाइए भाई। लेकिन ये दिखाने के चक्करों में ना मैंने भी वोट दिया, ये इससे तुम्हारी आन बान शान पहचान या स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। तुम्हारी आन बान शान पहचान और स्वाभिमान अगर कुछ है तो अपने अधिकारों के प्रति, नागरिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होइए, अन्य को भी जागरूक कीजिए, और उसके अनुसार अगर आप फैसला लेते हैं, जागरूकता में लिया गया फैसला बेहतर होता है, उस चीज की ओर आगे बढ़िए, वही आपकी आन बान शान, स्वाभिमान और पहचान है। महाराणा प्रताप ने अपने आन बान शान पहचान 10 दिन तक भूखे पेट लड़ता रहा। तो अपने वास्तविक आन बान शान और स्वाभिमान को पहचानिए, अपने असली वो
क्या आपका आन बान शान स्वाभिमान क्या है? भेड़ चाल और भीड़ चाल में मत चलिए। भेड़ों की तरह और भीड़ की तरह जीवन मत जिए। गधों की तरह जीवन मत जियो। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राणा प्रताप जंगल जंगल भटका था। पांडवों ने वनवास सहा था, जंगल जंगल भटके थे, कंदमूल फल खाए थे। राम ने जंगलों में नंगे पांव भटक के कंदमूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत किया था। राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। मीराबाई ने जहर पीना स्वीकार किया था। तो अपना आपका वास्तविक आन बान शान पहचान और स्वाभिमान तभी जागेगा जब आप अपने व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों से ऊपर उठ के इन राजनीति को, इस गंदी राजनीति को, इन राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाएंगे। इन्हीं के हथियार से इनको मारेंगे, क्योंकि इन्होंने वोट को ही अपना हथियार बना दिया है ना, वोट तंत्र, नोट तंत्र और लूट तंत्र को। तो आप वोट का ही बाइकआउट करके मजबूर कर देंगे इनको कि ये ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, निष्पक्ष जो उम्मीदवार है, योग्य है, कर्मठ है, जुझारू और भ्रष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, उसको ये मजबूर में टिकट दें, मजबूरी में टिकट देने पे मजबूर हो जाए। इसके लिए आपको मजबूर जनता जनार्दन को ही करना पड़ेगा, इन राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को। नहीं तो ये सुधरने वाले हैं नहीं। इन्होंने देश को जिस हालात में आज पहुंचा दिया है, तस्वीरें मीडिया की प्रचार प्रसार की जरूरत, तस्वीरें कुछ और दिखाई जा रही है, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, आप समझ जाइए, संभल जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि इस राजनीति की कोई वास्तविकता है नहीं। वास्तविकता सिर्फ एक ही है, राजनीतिक पार्टियां, राजनेताओं के द्वारा राजनीति को एक धंधा, धर्म और राजनीति को एक धंधा, चंदा, धोखाधड़ी में तब्दील करके अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकट स्वार्थों की पूर्ति करना है, इस लोकतंत्र का तमाशा बना के और लोकतंत्र पर तमाचा मार के, और जनता को भ्रमित करना है सियासी जोड़ तोड़, तिकड़मबाजी, जुगाड़बाजी, सांठगांठ, षड्यंत्र, साजिशें और मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार, धुआंधार प्रचार प्रसार। सब बढ़िया है, भारत अमृतकाल में पहुंच गया, राम राज्य में, सब बढ़िया है भाई। अगर आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, आपका आन बान शान स्वाभिमान जगह है, तो राणा प्रताप तो घास की रोटी खा के भी सुखी संपन्न रहा ना। वो सबरी थी, वो तो कंदमूल फल खाती थी, वो तब भी सुखी संपन्न थी। मीराबाई ने जहर पी लिया था, सुकरात ने जहर पी लिया था, हंसते हंसते। तो इस बात को समझिए, परखिए, देखिए कि इन चेहरों में, जो चेहरे 5 साल में आपके पास आते हैं, उन चेहरों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितने चेहरों के पीछे चेहरे छुपे हुए हैं, कितने नकाब और मुखौटे छुपे हुए हैं, और इनकी वास्तविक सच्चाई आप कई बार जांच परख चुके हैं। फिर भी जांचिए, परखिए, समझिए, और तब जाके इस चुनावी समर में अपने मत का प्रयोग कीजिए, अदरवाइज कीजिए ही मत। तो बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ आप सभी लोगों से मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय केदार, जय बद्री विशाल के साथ हम फिर हाजिर होते हैं।